हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और पढ़ चुके हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो कितनी टाइप के होते हैं और उनको किस किस तरह से क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, अकॉर्डिंग टू बात करें कि कंट्रोल के। ठीक है, तो अब जो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। जो ये हमारा चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ पंजाब, और उसमें हम टॉपिक कर रहे हैं फॉरेस्ट का, जिसमें से हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है? तो बेटा देखो, मैंने आपको बताया था जब स्टार्टिंग में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था कि जो फॉरेस्ट है इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वे में ही हमारे लाइफ पे इसका असर पड़ता है। तो इसके जो ऑब्वियस है कि जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट से हमें फूड मिलता है, ठीक है, फॉरेस्ट से हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है, फॉरेस्ट से रेनफॉल के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो इस तरह से जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे डायरेक्ट एडवांटेजेस भी हैं उसके, और इनडायरेक्ट एडवांटेजेस भी है। डायरेक्ट एडवांटेजेस का मतलब होता है जो हमें साफ साफ दिखते हैं, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि फॉरेस्ट से हमें फूड मिलता है, डायरेक्टली हमें पता है एम्प्लॉयमेंट मिलती है, वुड मिलती है। तो डायरेक्ट हमें पता है कि अब जो दिखता है हमें कि हाँ भाई ये चीज़ें हमें मिलती है। उसके बाद इनडायरेक्ट एडवांटेजेस में वो आते हैं जो मतलब एडवांटेजेस तो हैं, फ़ायदे तो होते हैं, बट लेकिन डायरेक्टली नहीं पता चलते। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि जहाँ फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत कम होता है ना, तो जहाँ मृदा अपरदन बहुत कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। देखो बेटा, डायरेक्ट एडवांटेजेस में क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल आता है, हमें रॉ मटेरियल मिलता है फॉरेस्ट से, ठीक है। रॉ मटेरियल का मतलब इन द फॉर्म ऑफ वुड हो गया, ठीक है, और हम पेपर भी फॉरेस्ट की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है। फिर आता है इसके बाद जनरेशन ऑफ इनकम। देखो जो लोग जिनका काम ही क्या है कि मतलब लकड़ी काटना, आगे सेल करना, या फिर बोल के चले कि पेपर बनाते हैं, जो आपकी बड़ी बड़ी पेपर फैक्ट्री होती है, उन सब की इनकम कहाँ से आती है? ऑब्वियसली अगर फॉरेस्ट होंगे तो ही वो बना पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट देती है लोगों को, ठीक है, फॉडर देती है, यूज़फुल प्रोडक्ट देते हैं, फायर वुड, टिम्बर। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? फॉरेस्ट से मिलती हैं, और ये डायरेक्टली हमें पता चलता है कि हमें ये चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट एडवांटेज में आता है सॉइल इरोजन, कंट्रीब्यूशन टू रेनफॉल, बारिश में मदद करते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करते हैं, ठीक है। चेक स्टॉर्म, इससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ स्टॉर्म आने वाला है, क्या है, क्योंकि सबसे पहले वो पेड़ों में ही हलचल होना स्टार्ट होती है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो डायरेक्ट एडवांटेज इसमें बताया, रॉ मटेरियल बता दिया कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। जनरेशन ऑफ इनकम में वो रेवेन्यू मिलता है, अभी मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। फॉडर देते हैं, एनिमल्स गेट देयर फॉडर फ्रॉम फॉरेस्ट, ठीक है, रहने की जगह भी वहीं से मिलती है और खाने के लिए भी वहीं से मिलता है। यूज़फुल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कौन कौन से प्रोडक्ट की बात की है? देखो गम हो गया, बैम्बू हो गया, एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, वो भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो बेटा, फायरवुड हमें उसी से मिलती है, फॉरेस्ट से। टिम्बर मिलते हैं। टिम्बर का कहने का मतलब है कि जो लकड़ी हम यूज़ करते होते हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ टिम्बर लाइक शीशम, हम घरों में बनाते हैं ना, लकड़ी के दरवाजे लगाते हैं, तो टिम्बर मिलता है उससे। शीशम हो गया, मैंगोज, जामुन, कैरटन एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, वो भी हमें किससे मिलते हैं? फॉरेस्ट से मिलते हैं। इसके बाद इनडायरेक्ट एडवांटेज में हमें पता है सॉइल इरोजन को रोकने में मदद करते हैं फॉरेस्ट जो होते हैं। कंट्रीब्यूशन टू रेनफॉल, रेनफॉल में कंट्रीब्यूट करते हैं कि बारिश, जहाँ पे देखो फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे बारिश जो होती है उसका लेवल भी ज़्यादा होता है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। चेक स्टॉर्म, देखो मैंने बताया था आपको कि स्टॉर्म्स जो होते हैं वो कम भी किए जा सकते हैं, किसके थ्रू? फॉरेस्ट के थ्रू, क्योंकि देखो जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होंगे तो मरुस्थल ज़्यादा, मिट्टी ज़्यादा होगी तो मिट्टी में जल्दी स्टॉर्म्स आने के चांसेस रहते हैं, बट जहाँ फॉरेस्ट होंगे वो क्या होते हैं? रोक लेते हैं उनको, ठीक है। ओके, फिर आता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि सॉइल की फर्टिलिटी बना के रखते हैं। उसके बाद देखो क्या लिखा है, फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ पंजाब। तो देखो पंजाब की क्या फॉरेस्ट पॉलिसी रही है उसके बारे में बात की गई है कि फॉरेस्ट आर इनएडिक्वेट इन पंजाब। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी इज़ टू इंक्रीज द एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड टू मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ फॉरेस्ट। तो कहने का मतलब ये है
कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि जो फॉरेस्ट का एरिया है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए और जो उसकी क्वालिटी है उसको और इम्प्रूव किया जाए, और हम जो रिसोर्सेज है जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। तो देखो बेटा, लिखा हुआ है कि 1965 और 6 में जो हम एरिया अंडर फॉरेस्ट था वो 1872 स्क्वायर किलोमीटर था, जो बढ़ के 89 में कितना हो गया 2805 स्क्वायर किलोमीटर, और 2014-15 तक कितना हो गया है 2442 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है बेटा। उसके बाद जो हम फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करें उसमें क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इंक्रीज इन एरिया अंडर फॉरेस्ट। हमें कोशिश करनी है कि हम क्या करें, जो फॉरेस्ट एरिया कवर कर रखा है पंजाब में, जितना फॉरेस्ट ने एरिया कवर रखा है उसको क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है। तो पंजाब गवर्नमेंट हैज़ बीन डूइंग इट्स बेस्ट टू इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया। ठीक है। तो कोशिश की जा रही है कि नए नए फॉरेस्ट जो है उनको बढ़ाया जाए। न्यू फॉरेस्ट आर ग्रोन, फॉरेस्ट लॉज आर इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली। फॉरेस्ट लॉ लगाए जा रहे हैं ताकि लोग क्या करें, जो फॉरेस्ट है उनमें जाके वनों की कटाई ना करें। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन करने से मना किया गया है। प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने की बात की गई है। ठीक है। फिर उसके बाद ट्री प्लांटेशन की बात की गई है कि ऐसे ट्रीज़ लगाएं जिनका मतलब ज़रूरी है यार कि हाँ ट्रीज़ लगाएं, बट लेकिन कौन से लगाएं जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो। ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट का कहने का मतलब ये है कि जैसे शीशम हो गया, खैर हो गया, पाइन ट्रीज़ हो गया, ये सारे आगे भी यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ ये क्योंकि पॉल्यूशन में भी मदद करते हैं कि पॉल्यूशन को कम करने में, तो इसलिए इनको स्कूल, कैंपस और ये जैसे मान के चलो आप रोड के साइड्स में लगाया जाए ताकि क्या हो, पॉल्यूशन भी कम हो और साथ साथ में हम इनको बढ़ा भी सके फॉरेस्ट को। फिर आता है फॉरेस्ट कॉरपोरेशन। फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का मतलब है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है एक फॉरेस्ट कॉरपोरेशन स्टेबलाइज करी है ताकि वो ध्यान रखे किस किस चीज़ों का, कि ग्रोइंग ट्रीज़ का, ठीक है, कटिंग ओल्ड ट्रीज़ का और सेलिंग टिम्बर का। ठीक है। तो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन बनाने की बात की गई ताकि जो फॉरेस्ट ट्रीज़ है उनको उगाया भी जा सके और जो ओल्ड ट्रीज़ है जो पुराने हो चुके हैं उनको, उनकी कटिंग भी इजीली की सके और उनकी सेलिंग भी की जा सके, क्योंकि देखो हमने बोला है ना इससे हमें इकोनॉमिक एडवांटेजेस भी होने चाहिए। फिर आता है फिफ्थ, फॉरेस्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कहने का मतलब ये है कि फॉरेस्ट रिसर्च भी होनी चाहिए ताकि पता चलता रहे कि मतलब आने वाले टाइम में कि हम कितने, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमने फॉरेस्ट अगर डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा करेंगे तो क्या नुकसान होंगे, फॉरेस्टेशन करेंगे तो क्या हमारे को एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो इन सब के ऊपर रिसर्च भी की जाती है और साथ साथ ट्रेनिंग भी दी जाती है लोगों को। ठीक है। तो PAU लुधियाना हैज़ कंडक्टेड रिसर्च ऑन फॉरेस्ट विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है। फिर आता है रूरल फॉरेस्ट्री। रूरल फॉरेस्ट्री का मतलब ये है कि मतलब रूरल एरिया में भी क्या बढ़ाया जाए, फॉरेस्ट्रेशन को बढ़ाया जाए। तो गवर्नमेंट हैज़ बीन एनकरेजिंग रूरल फॉरेस्ट्री। रूरल फॉरेस्ट्री मीन्स ग्रोइंग प्लांट्स ऑन फैलो लैंड्स ऑफ पंचायत, शामलेट्स लैंड। कहने का मतलब ये है कि जो गाँव में पंचायत होती है उनके आसपास भी ट्री उगाए जाए, शामलेट्स लैंड्स पे भी ट्री उगाए जाएँ। ठीक है। और कहाँ पे, रोड साइड्स पे लगाए जाएँ, रेलवे के आसपास लगाए जाएँ। ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं मोर नर्सरीज। मोर नर्सरी, देखो नर्सरीज़ क्या होती है, जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, पहले प्लांट्स की उनकी बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है और जब वो प्लांट्स बहुत ग्रो करने लग जाते हैं फिर उसके बाद उनको फॉरेस्ट में लगा दिया जाता है। ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टेबलाइज व नर्सरी इन ईच ब्लॉक। देखो बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में कि जो पंजाब में है उनमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ब्लॉक्स हैं, विलेजेस हैं। तो ईच ब्लॉक्स में एक नर्सरी स्टेबलाइज करने की बात की गई है। देयर आर 250 नर्सरी। दीज नर्सरी मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, ताकि प्लांट्स की अच्छे से पहले देखभाल कर ली जाए, फिर जब लगे कि प्लांट्स हाँ ग्रो कर सकता है तो उसको फॉरेस्ट में लगा दिया जाता है। फिर 5 ईयर प्लान्स एंड फॉरेस्ट। तो देखो बेटा, जो 5 ईयर प्लान है एक इंडियन लेवल पे हुए थे पूरी होल कंट्री पे। जो 5 ईयर्स प्लान स्टार्ट हुए थे 1951 से, तो हर 5 सालों में होते। तो उनके अकॉर्डिंग भी बोला गया है कि जो है फॉरेस्ट को क्या करना है, सेव करना है। ठीक है। तो इन 7th प्लान, जो हमारा 7th प्लान हुआ उसमें क्या कहा गया है कि जो हमें फॉरेस्ट हैं उनको क्या करना है, संभाल के रखना है और उनकी डेवलपमेंट पे भी पैसा खर्च करना है। तो इन 7th प्लान ₹3,200 लाख वर्ड स्पेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के डेवलपमेंट पे इतना पैसा खर्च करना है। ठीक है बेटा। इसके बाद वो बात कर रहा है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है फॉरेस्ट को लेके किसमें, पंजाब में। तो प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेस्ट इन पंजाब, देखो बोला गया कि फॉलोइंग्स आर द मेन प्रॉब्लम। फर्स्ट क्या बताइए, सोइल इरोजन। तो देखो अगर
फॉरेस्टेशन कम होगा, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, इससे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होगा, मृदा अपरदन। तो डिफॉरेस्टेशन शुड बी चेक सो एज टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। फिर ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं अभी तक, जैसे कि हमें पता है कि अब तक हम कौन से मेथड यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो फेलिंग प्रोसेस आर डन बाय द ओल्ड मेथड्स विच आर क्वाइट एक्सपेंसिव। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन का मतलब फॉरेस्ट को संभाल के रखने की बात की गई है। तो द फॉरेस्ट शुड बी कंजर्व एंड ट्रीज शुड नॉट बी फेल्ड फॉर ग्रेजिंग, फ्यूल, वुड एंड टिम्बर। तो कह रहा है कि जो फॉरेस्ट है उनको कंजर्व करके रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम कैटल ग्रेजिंग के लिए उसको दे दें, यानी कि जो पशु खाना खाते हैं, पशु चारे के लिए उसको यूज़ कर लें, फ्यूल वुड के लिए उसको यूज़ कर लें, या फिर टिम्बर के लिए यूज़ करें। हमें क्या करके रखना है, कंजर्व करके रखने हैं फॉरेस्ट को। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तो देखो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत कम है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो फॉरेस्ट होंगे तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए तो रोड बनाने पड़ेंगे और ट्रीज को कट करना पड़ेगा। तो लैक ऑफ फॉरेस्ट, तो लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ रहेगी ड्यू टू फॉरेस्ट। फिर है चेक ऑन डेजर्ट। देखो अफॉरेस्टेशन शुड बी डन टू कीप चेक ऑन डेजर्ट। अगर हमें डेजर्टेशन कम करना है, ये कोशिश करनी है कि मरुस्थलीय भाग जो हमारे कम रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वृक्षारोपण, ठीक है, यानी कि पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। फिर है शॉर्टेज ऑफ फ्यूल वुड। तो अ फ्यूल वुड इज़ इन शॉर्ट सप्लाई, पीपल रिजॉर्ट टू फेलिंग ऑफ ट्रीज, क्योंकि ट्रीज काट देते हैं। एंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल शुड बी गिवन टू पीपल टू प्रिवेंट ट्री लॉस। अब वो बोल रहा है कि हमें क्या करना है, लोग फ्यूल वुड पे ज़्यादा डिपेंड ना रहें, इसलिए उसको ऑल्टरनेटिव चांसेस देने हैं ताकि वो फ्यूल वुड का कम से कम उपयोग करे। जैसे कि आजकल उज्ज्वला योजना चलाई हुई है ना, प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने क्या किया है, पीएम ने बोला है कि आपको उज्ज्वला योजना के तहत आपको सिलेंडर फ्री में मिलेगा, ताकि आपको जो आप लकड़ी यूज़ करते हो चूल्हे में जलाने के लिए वो कम से कम हो, ठीक है, और हम फॉरेस्ट को बचा सकें। फिर है लेस एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो एरिया अंडर फॉरेस्ट इन पंजाब इज़ फार लेस, इट शुड बी इंक्रीज। तो हमें क्या करना है कि जो एरिया है फॉरेस्ट का पंजाब में वो बहुत कम है, अब उसका परसेंटेज भी बढ़ानी आने वाले टाइम में। तो ये सब बेटा किसके बारे में था, फॉरेस्ट के बारे में था। हमने पढ़ा फॉरेस्ट क्या है, कितना एरिया कवर करते हैं पंजाब में, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, और प्रॉब्लम रिलेटेड टू फॉरेस्ट इन पंजाब। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर। पावर तो वैसे आप सबको क्लियर होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है। तो हम सब जानते हैं पावर की कितनी ज़्यादा नीड है आजकल के टाइम में। वैसे तो हमेशा से ही बहुत रही है, बट लेकिन क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, तो जो पावर के जो यूज़ है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पावर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। हम सब जानते हैं लाइट कितनी ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज़रूरी है। तो पंजाब गवर्नमेंट हैज़ गिवन ड्यू अटेंशन टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ पावर। तो उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने भी ध्यान दिया है। तो पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ पावर इन पंजाब वाज 968 किलोवाट आवर पर ईयर, वाइल पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ पावर इन इंडिया इज़ 312 किलोवाट पर आवर इन पर ईयर। तो बता रहा है कि जो पंजाब में वो 968 किलोवाट पर आवर है, और इसमें क्या है 312 वाट किलो पर ईयर है, किसके तहत, वो पंजाब में, और उधर किसमें, इंडिया में, ठीक है। तो एट प्रेजेंट इट इज़ 500 किलोवाट पर आवर कंपेयर टू इंडिया इज़ 800 किलोवाट आवर। कहने का मतलब ये है कि जो पंजाब में वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि देखो इंडिया में अगर बात करें तो पंजाब में कितनी हो रही है 1500 किलोवाट पर आवर, जबकि इंडिया में कितनी हो रही है, अगर पर पर्सन निकाल रहे हैं हम तो 800 किलोवाट पर आवर, ठीक है। तो अब बता रहे हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ पावर, पावर की क्यों नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाते हैं, क्योंकि एसी यूज़ होते हैं, ठीक है, घरों में एसी यूज़ होते हैं, फ़ैन, कूलर, गीज़र, हीटर्स, कुकिंग रेंजेस। आजकल तो आप सब जानते हैं कि हम सब इंडक्शन भी आ गए हैं, लोग खाना भी किस पे बनाते हैं, इंडक्शन चूल्हे पे बनाते हैं। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन में भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करती है कौन, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी हेल्प इन डेवलपिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ, वायरलेस, रेडियो, इलेक्ट्रिक ट्रेन, ये सारे किसके उससे थ्रू होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। फिर इंपॉर्टेंस फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं किसका, इलेक्ट्रिसिटी का।
इंपॉर्टेंस फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, देखो दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर वो भी पावर कंज्यूम करते हैं तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो तो और भी ज़्यादा यूज़ करेंगे, है ना। इंपॉर्टेंस फॉर एग्रीकल्चर, देखो टरबाइन चलाने के लिए, ट्यूबवेल चलाने के लिए, इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर में मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, जैसे देखो इरिगेशन के लिए प्रोजेक्ट बनाने, फ्लड कंट्रोल करने के लिए, सॉइल इरोजन के लिए, तो इन सब के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। पॉल्यूशन फ्री करने के, देखो पुराने टाइम में हम सब जानते हैं कि ना जो ट्रेन होती थी वो किससे चलती थी, हम कहते थे ना कि वो कोयले वगैरह से चलती थी, तो उससे क्या होता था, स्टीम निकलती थी, नुकसान थी। बट आजकल इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है तो पॉल्यूटिव फ्री होती है वो, ठीक है, तो पॉल्यूशन नहीं होता उनकी वजह से। फिर आता है चीप, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो सोर्स ऑफ ये है एनर्जी, वो सस्ता है, चीप एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। जैसे थर्मल अगर हम बात करें कोल वगैरह की, कोल पेट्रोलियम की, तो उनके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सस्ती होती है, इसलिए लोग इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। फिर बात करते हैं सिचुएशन ऑफ सोर्सेज ऑफ पावर इन पंजाब, तो देखते हैं कि पावर जो है वो पंजाब में कितनी अवेलेबल है। तो देखो एनर्जीज रिसोर्सेज आर ऑल्सो इनएडिक्वाइट फॉलोइंग आर इट्स रिसोर्सेज, तो जो बोल रहा है कि जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो कम से कम है पंजाब में, इतने ज़्यादा भी नहीं है, पर हम देख लेते हैं कौन कौन से रिसोर्सेज है। पहला है मैन पावर, देखो मैन इज़ द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ पावर, मैन पावर हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर एग्रीकल्चर स्टेट, 32.2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट वर्किंग पॉपुलेशन। तो देखो मैन पावर की बात की गई है, कहने का मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हमें किस किस सोर्सेज हैं हमारे पास जिनसे हमें पावर मिलती है, तो मैन पावर मिलती है यहाँ पे, मतलब लोग जो हैं वो कितना काम करते हैं, तो जो एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, तो मैन पावर हमें जो है 32.2% मिलती है टोटल पॉपुलेशन किसकी, पंजाब की, और इंडिया में कितनी है 37%। फिर एनिमल पावर्स मिलती है, देखो एनिमल पावर कैसे मिलती है, large number of animals are used as a source of power in agriculture, transport, cottage industries. There are 98 lakhs cattle in Punjab, तो पंजाब में 98 कैटल्स है और उनका जो डिफरेंट हमारे सेक्टर्स हैं उनमें यूज़ होता है, जैसे एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कॉटेज इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। फिर बात कर लेते हैं कोल। अब देखो कोल जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोल से हमें बहुत मिलती है, ये हमारे थर्मल प्लांट में भी काम आता है, तो कोल से हमें बहुत एनर्जी मिलती होती है। पहले जो ट्रेन्स थी वो भी कोल की हेल्प से ही चलती थी, तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। नो कोल माइन इन पंजाब, बट जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जो मिनरल रिसोर्सेज है पंजाब में वो बहुत कम है, ठीक है। तो देयर इज़ नो कोल माइन इन पंजाब, इट इज़ यूज फॉर जनरेटिंग थर्मल पावर एट भटिंडा एंड रोपर पावर प्लांट। वैसे तो जो कोल माइन है वो नहीं है, पर फिर भी इनका यूज़ किया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में जो भटिंडा में और रोपर में, बट देयर इज़ नो कोल माइन इन पंजाब, तो हैंस कोल इज कॉस्टली, तो क्योंकि इसकी माइन ही नहीं पंजाब में, तो अगर आप दूसरे स्टेट से लेंगे तो ये हमें थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी थी 2015-16 में 2640 मेगावाट पर आवर, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं एटॉमिक पावर की। तो हम ये बात कर चुके हैं पहले कि जो मिनरल रिसोर्सेज है वो बहुत कम है पंजाब के, तो जो एटॉमिक पावर है वो भी पंजाब में नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें मान लो चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेट से हम इसको इंपोर्ट करते हैं कोल को। उसके बाद पेट्रोलियम की बात की गई तो सेम एज़ कोल हमारे पास पेट्रोलियम माइन भी नहीं है, कोई हमारे पास पेट्रोलियम के वेल नहीं है, तो देयर इज़ नो पेट्रोलियम वेल इन पंजाब। तो हम क्या करते हैं, जो पेट्रोल है वो हम इंपोर्ट करते होते हैं, दूसरे स्टेट से मंगवाते होते हैं, या फिर हम दूसरी कंट्री से भी मंगवाते हैं। यही कारण है कि जो पेट्रोलियम है वो थोड़ा महंगा है पंजाब में एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी की कोशिश की गई है कि हाँ हम जो है सोलर एनर्जी को बढ़ाएं पंजाब में, और उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स भी उठा रही है, बट फ़िलहाल इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है सोलर एनर्जी भी, बट कोशिश की जा रही है पंजाब में कि हाँ सोलर एनर्जी पे जोर दिया जाए ताकि हम सोलर एनर्जी का अच्छे से यूज़ कर सकें। विंड पावर आपको पता ही है क्या होती है, जो आपकी चक्की होती है, पंचक्की जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, विंड मिल होती है, उसके हम उसकी मदद से क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो विंड कैन बी यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर एंड फ्लोर मिल्स एंड इट इज़ पॉपुलर इन हिली एरियाज, ठीक है। तो इन पंजाब द चांसेस आर लेकिन तो बहुत कम है पंजाब में विंड पावर के। फिर आता है वाटर रिसोर्सेज इन पंजाब, वाटर रिसोर्सेज आर एडिक्वाइट। हमने पढ़ा था ना कि जो एग्रीकल्चर में बहुत आगे है पंजाब, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है ना,
तो जब बात की गई कि 5 नदियों से मिलकर बना, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बाखड़ा, नांगल, पोंग, थाइन डैम हैव बीन कंस्ट्रक्टेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वाटर रिसोर्सेज है, तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा किसके थ्रू बनती है? वाटर रिसोर्सेज के थ्रू। फिर आती है गोबर गैस की बात, जो कि हम जानते हैं कि बायोगैस के लिए पूरी इंडिया में बहुत एफर्ट किए जा रहे हैं, तो पंजाब में भी इसके साथ साथ एफर्ट किए जा रहे हैं, जो कि कहा गया कि बहुत यूज़फुल रहेगा आने वाले टाइम में, ठीक है बेटा। अब ये हमने बात की थी पावर रिसोर्सेज ऑफ पंजाब की। अब हम बात कर रहे हैं पावर सोर्सेज के बाद अदर सोर्सेज ऑफ पंजाब की, और कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो देयर आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है। पहले हमने बात कर ली है अभी सिचुएशन ऑफ सोर्सेज ऑफ पंजाब की, मतलब क्या सिचुएशन है सोर्सेज ऑफ पंजाब। कहने का मतलब है कि जो सोर्सेज हैं पंजाब में, उनकी क्या सिचुएशन है, कि मैन पावर कितने हैं, एनिमल पावर कितनी है, कोल कितने हैं, एटॉमिक पावर कितने हैं, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, विंड पावर, वाटर रिसोर्सेज, गोबर गैस। तो हमें पता चला कि जो हम सबसे ज़्यादा पावर जो सोर्सेज हम यूज़ करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? वाटर रिसोर्सेज के थ्रू, है ना। वाटर रिसोर्सेज हैं हमारे पास, तो उन्हीं के आगे डिटेल में बताया गया है कि जो मेन 2 हमारे पास सोर्सेज है पावर के, फर्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किसकी मदद से बनती है? विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बेटा। जो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट है वो बना था हमारा ओहल रिवर में। कहाँ पे? पंजाब में बात की गई तो कहाँ बना था? ओहल रिवर में। तो द फॉलोइंग आर द मेन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। फर्स्ट है बाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। देखो बेटा, वैसे तो ये मतलब इतना वो नहीं है, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि जो बाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर बना है, कौन सी रिवर पे है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अगर बात करें पंजाब में, तो जो बाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है वो बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। और ये किस पे बना है? इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। इट इज़ सिचुएटेड ऑन रिवर सतलुज। तो सतलुज पे बना है कौन सा? बाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। फिर बात कर लेते हैं ब्यास प्रोजेक्ट की। तो देखो ये जॉइंट वेंचर है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का, ये रिवर ब्यास पे बना है, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, देहर प्रोजेक्ट और पोंग डैम, ठीक है बेटा। तो इतना बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं उसमें हाइड्रो पावर में आते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। और कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर पे बना हुआ है। जैसे जो अपर बाड़ी दोआब पावर हाउस है वो किस पे बना हुआ है? इट इज़ सिचुएटेड एट मलिकपुर। इट हैज़ 2 स्टेज, गुरदासपुर में, ठीक है। उसके बाद है शानन प्रोजेक्ट, वो सिचुएटेड है जोगिंदर नगर इन हिमाचल प्रदेश। फिर है आनंदपुर साहिब, जो हाइडल प्रोजेक्ट है वो है रिवर सतलुज पे बना हुआ है। तो आपको क्या करना है? ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। फिर बात कर लेते हैं हम है मुकेरियन हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो कहाँ पर बना हुआ है? मुकेरियन हाइडल चैनल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्यास रिवर, ठीक है। किस पे है ये? ब्यास रिवर रिजर्वियर। फिर ध्यान डैम और रंजीत सागर डैम प्रोजेक्ट है, जो हमारा कौन सी रिवर पे बना हुआ है? हमारा रिवर रावी पे बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो सल्फर जो शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट है वो हमारा, दिस प्रोजेक्ट विल टेक शेप इन नियर फ्यूचर, वो अभी बनेगा, ठीक है। किस पे बनेगा? ये रावी वाटर पे, ठीक है, यानी कि रावी रिवर पे। फिर है माइक्रो हाइड्रो स्कीम, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द वाटर ऑफ वेरियस कैनल्स ऑफ पंजाब। तो कैनल्स, जितनी भी कैनल्स है पंजाब में, उन पे बनाने की कोशिश की गई है माइक्रो हाइडल स्कीम को। उसके बाद है सतलुज यमुना लिंक प्रोजेक्ट है, वो ये भी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जो किस पे बना होगा? सतलुज और यमुना कैनल पे, ठीक है। फिर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, जो द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ कोल एंड डीजल की मदद से बनाई जाएगी, ठीक है। तो बेटा, तो अब तक हमने जो 10 तक पढ़े 10 तक, वो हमने सतलुज यमुना लिंक प्रोजेक्ट के बारे में, वो किसके से रिलेटेड थे? हमारे सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट थे, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो हमने बताया था किससे किससे बनता है? कोल और डीजल से बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा थर्मल प्लांट है वो है गुरु नानक देव थर्मल प्लांट भटिंडा, जो हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी पंजाब की बात कर रहे हैं। तो कहाँ पर है ये? गुरु नानक देव थर्मल प्लांट
बठिंडा में। दिस थर्मल प्लांट इज सिचुएटेड इन बठिंडा। तो बेटा देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको याद रखना है तो सिर्फ आपको इन प्रोजेक्ट के नाम याद रखने हैं और ये प्रोजेक्ट कहाँ सिचुएटेड है, बस ये याद रखना है। बहुत डिटेल में याद करने के लिए नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि अभी आपका लेवल छोटा है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं और ये कौन सी रिवर पे है या कौन से जो है जगह पे सिचुएटेड है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। फिर बात कर लेते हैं गुरु गोविंद सिंह थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो रोपर में है, ठीक है। फिर गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट लहरा मोहम्मद, ये लहरा मोहब्बत, दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन इंस्टॉल एट लहरा मोहब्बत जगह पर है ये, ठीक है बेटा। फिर है स्ट्रॉ थर्मल पावर प्लांट जो कहाँ पर है, जलखेरी, ठीक है, पटियाला में। तो ये बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिन और जो बहुत सारे हमारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जिनके बारे में हमने बात की है, ठीक है। तो बताया गया कि मेन जो पंजाब में वो दो तरह से हैं, कौन कौन से, एक तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं और दूसरे कौन से हैं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे यहाँ पे अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, तो हम मोस्टली क्या करते हैं, हाइड्रो पावर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो थर्मल पावर प्लांट है वो हमारे थोड़े कम है। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पावर इन पंजाब। अब देखो जो पंजाब है उसमें भी पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो फेस करनी ही पड़ती हैं। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट है इनएडिक्वेट सप्लाई। तो हम सब जानते हैं कि जो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू डिमांड। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंजप्शन ऑफ पावर है पंजाब में, हमने पहले भी पढ़ा, एज़ कम्पेयर टू इंडिया वो बहुत ज़्यादा है पर पर्सन। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है बट उसकी सप्लाई एज़ कम्पेयर टू डिमांड बहुत कम है, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ लेस देन डिमांड। द सप्लाई शुड बी इम्प्रूव बाय मोर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम सब जानते हैं कि अगर हमें इम्प्रूव करनी है तो हमें और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं यूजुअल शॉर्टेज। तो देखा, बोला गया है कि ज़्यादातर क्या होता है कि जो पावर जनरेशन होती है वो डिपेंड किस पे करती है। हमने बताया था कि इंडिया में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे कर सकते हैं, बट पंजाब में तो सिर्फ, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब मोस्टली किस पे डिपेंड है, वाटर रिसोर्सेज पे डिपेंड है। तो इसलिए कहा गया है कि द पावर जनरेशन लार्जली डिपेंड ऑन रिच मानसून। अगर मानसून अच्छा होगा तो सप्लाई अच्छी होगी, अगर कम होगा तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो कम हो जाएगी। फिर अनड्यू डिले इन न्यू कनेक्शन। देखो, न्यू कनेक्शन जो है वो पंजाब में जल्दी से अवेलेबल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब में पहले ही शॉर्टेज चल रही है इलेक्ट्रिसिटी की। फिर है कॉन्स्टेंट लॉस टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अब देखो, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको भी कॉन्टीन्यूसली क्या होता है, सफ़र करना पड़ता है लॉस। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें हमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, उसकी बिल हम नहीं जनरेट कर सकते। तो इस वजह से क्या होता है, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको सफ़र करना पड़ता है लॉस, क्योंकि आप उनसे पैसे नहीं ले सकते क्योंकि वो एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का। फिर है थर्मल पावर प्रॉब्लम। हम सब जानते हैं कि जो थर्मल पावर है वो बहुत ज़्यादा इसमें पंजाब में अवेलेबल नहीं है, तो हम इस पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते। तो थर्मल प्लांट्स हैव देयर ओन प्रॉब्लम, दीज डेवलप ब्रेकडाउन्स फ्रीक्वेंटली, दस कॉज जनरेशन लॉस। तो हम इस पे ज़्यादा डिपेंड भी नहीं रह सकते और इनके खुद के भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते। इसके बाद आती है इंटर स्टेट प्रॉब्लम। इंटर स्टेट प्रॉब्लम का कहने का मतलब है कि हम सब जानते हैं, क्योंकि पंजाब में तो इतना है ही नहीं, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें थर्मल पावर प्लांट, तो जो बाकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट भी बनाए गए वो भी जॉइंट वेंचर से बनाए गए हैं कि कोई राजस्थान से रिलेटेड है, कोई अगर बात करें हरियाणा से रिलेटेड है। तो क्या होता है कि जॉइंट वेंचर है वेरियस स्टेट में, तो हमारे साथ साथ वो स्टेट भी इसका यूज़ करते हैं। सो इंटर स्टेट प्रॉब्लम्स आर अराइज विच कॉज डिले इन देयर इंस्टॉलेशन। ठीक है बेटा, तो ये जो चैप्टर था वो पूरा किसके बारे में था, ये चैप्टर हमारा था पूरा फिज़िकल रिसोर्सेज ऑफ पंजाब के बारे में। अब हमारा इसका लास्ट टॉपिक रह गया है बस कि जो लैंड यूटिलाइजेशन इन पंजाब मीन्स, कहने का मतलब है कि पंजाब में जो लैंड है उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन किया जाता है। फर्स्ट है हमारा नेट एरिया सोन, मतलब हम कितने ऐसे एरिया हैं जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम अपनी फसलें उगाते हैं। ठीक है बेटा, तो बताने की कोशिश की गई कि 1000 हेक्टेयर में कि हमने कितनी फसलें पहले उगाते थे, ठीक है, क्रॉप्स, और अब कितने उगाते हैं। तो देखो 1971 में ये था 4053,000 हेक्टेयर, जो कि अब इंक्रीज़ हो चुका है कहाँ तक, 4145,000 हेक्टेयर, कब, 2013-14 में। ठीक है,
ये टोटल एरिया कितना है पंजाब का 82.87%। फिर है एरिया सोन मोर देन वंस, इसका मतलब ये है कि जो क्रॉप्स है वो एक अगर बात की जाए तो ऐसा कौन सा एरिया जहाँ पर एक से ज़्यादा बार क्रॉप सो की जाती है, तो 1971 में वो था हमारा 1,625,000 हेक्टेयर जहाँ पर एक बार से ज़्यादा बार हम फसल उगाते थे, और अब वो कितनी हो चुकी है 3,703 हमारा 1,000 हेक्टेयर हो चुका है 2013-14 में। अब जो फॉरेस्ट है वो पहले हमारा कितना था, पहले हमारा कम था, जो अब 1971 के कंपेयर में अब हमारा हो चुका है 2,500 हेक्टेयर इन 2013-14 में, और ये कितना के एरिया कवर करता है 4.84%। फिर है लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, अब वो लैंड जो एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं होता, तो जैसे कि पता है ये 624,000 हेक्टेयर था 1971 में, जो कि अब डिक्रीज हो चुका है, कितना हो चुका है 549,000 हेक्टेयर हो चुका है 2013-14 में। कहने का मतलब यह है कि हम जो एरिया नॉन एग्रीकल्चर था जिसमें हम एग्रीकल्चर नहीं कर गए उसे कम किया गया है, क्यों, ताकि हम एग्रीकल्चर को बढ़ा सकें। फिर है नॉन कल्टीवेशन वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड है वो हमारे कौन से हैं, जो एरिया अगर बात करें 71 में 92,000 हेक्टेयर था, जो कि अब रिड्यूस करके सिर्फ कितना कर दिया गया है 6,000 हेक्टेयर, कब 2013-14 में। फिर फैलो लैंड की बात की गई है, तो ये दिस इज़ लोवेस्ट क्लास ऑफ लैंड, जो बिल्कुल किसी काम के लिए यूज़ नहीं होता। तो एरिया अंडर दिस टाइप वॉज 139,000 हेक्टेयर था कब 1970 और 71 में, और जो अब कितना हो गया है 61,000 हेक्टेयर हो गया 2013-14 में। तो बेटा ये टोटल जो अब हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो सारा किसके बारे में पढ़ा है कि क्या क्या फिज़िकल रिसोर्सेज हैं पंजाब के, और कैसे कैसे यूज़ करता है पंजाब इन फिज़िकल रिसोर्सेज का। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और आप इससे अच्छे से नोट्स बना सके। इसके साथ ही हमारा पार्ट सी का चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स।